हेलो एवरीवन, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का हमारे वीडियो का एजेंडा है रेशियो एनालिसिस के 4th एग्जाम्पल में आपको इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है वो सिखाना। तो हमारा आज का 4th एग्जाम्पल है रेशियो एनालिसिस के अंतर्गत। इसके लिए आपको सबसे पहले करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दी हुई है जहाँ एग्जाम्पल है, वहाँ से एग्जाम्पल सबसे पहले अपने कॉपी में लिखना है और उसके बाद इस वीडियो को उस एग्जाम्पल से कोरिलेट करने की कोशिश करनी है और आंसर समझने की कोशिश करनी है। तो मैं ये समझती हूँ कि आपने एग्जाम्पल लिखने के बाद फिर ये वीडियो देखना शुरू किया है। तो आपके पास जो एग्जाम्पल है उसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है AB लिमिटेड फॉर द ईयर 2015 एंड 16। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ हमें बैलेंस शीट दी हुई है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है। बट अब इस एग्जाम्पल में जो हमने पिछले 3 वीडियोस में 3 एग्जाम्पल लिए, उससे कुछ अलग टाइप का ये एग्जाम्पल है और पिछले 3 एग्जाम्पल में भी हर एग्जाम्पल में कुछ ना कुछ नया था। वैसा ही आज का 4th एग्जाम्पल है कि यहाँ हमें गिवन इंफॉर्मेशन 1 साल की नहीं बल्कि 2 साल की दी हुई है। तो यहाँ जो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहाँ हमें 2 इयर्स की इंफॉर्मेशन गिवन है। वहाँ सबसे पहले बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और एसेट को बाइफरकेट किया हुआ है और उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है वहाँ ऑलरेडी, अब आप देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल में कि वहाँ हमें ऑलरेडी कोई भी ऐसा मतलब आइटम्स न देते हुए रीअरेंज करके सेल्स में से COGS लेस करके डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट में से एक्सपेंसेस लेस करने के बाद नेट प्रॉफिट की टर्म हमें वहाँ बताई हुई है। तो फिर एग्जाम्पल में जब हमें ये 2 साल की जानकारी प्रोवाइड की है और बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, तो 2 साल की जानकारी देने के पीछे क्या उद्देश्य है, तो ये एग्जाम्पल के सबसे लास्ट के लाइन में आपको समझ आएगा। वहाँ हमें पूछा है फाइंड आउट द फॉलोइंग रेशियोज एंड इंटरप्रेट देम। मतलब हम जब यहाँ पे रेशियोज को कैलकुलेट करेंगे तो हमें उसे इंटरप्रेट करना है कि यहाँ 2 साल में किन परिस्थितियों का सामना फर्म को करना पड़ा और क्या बदलाव हुए। तो अब कैसे हमें वो करना है वो आज हमें इस एग्जाम्पल के द्वारा यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले देखते हैं हमें यहाँ कैलकुलेट करने के लिए क्या बोला है। तो फर्स्ट कैलकुलेशन है करंट रेशो। अब करंट रेशो का कैलकुलेशन यहाँ हमें करना है, तो इसके लिए चाहिए करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ लिख लिया, करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। बट अब यहाँ हमें 2 इयर्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, करके डायरेक्ट फॉर्मूले के नीचे अमाउंट डाल पाएंगे क्या? नहीं। तो यहाँ हमें बाइफरकेट करना पड़ेगा और जिस हिसाब से हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है वैसे ही हम यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। अब यहाँ हम ट्रैप में फंस सकते हैं, जैसे सबसे पहले 2016 की इंफॉर्मेशन दी हुई है और बाद में 2015 की दी हुई है, तो यहाँ हमें कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स 2016 की इंफॉर्मेशन को चूंकि पहले दिया है करके 2015 का समझ के और नेक्स्ट इसको 2016 का समझ के यहाँ उल्टा इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ हमें इंफॉर्मेशन फर्स्ट नंबर पे 2016 की है और सेकंड नंबर पे 2015 की है। तो सबसे पहले यहाँ अब हमें बैलेंस शीट से करंट एसेट का एक ब्लॉक तैयार करना पड़ेगा। करंट एसेट में हमें क्या क्या दिया हुआ है? स्टॉक, डेटर्स और कैश। स्टॉक, सन्ड्री, डेटर्स और कैश यहाँ हमें करंट एसेट के तहत बताए हुए हैं, जिसमें 2016 के अंतर्गत या 2016 के अंदर स्टॉक दिया हुआ है 4,25,000, सन्ड्री डेटर्स है 1,90,000 और कैश है 6,10,000। अब यहाँ केवल अमाउंट लिख ली। अब ये है 2016 का डेटा, यहाँ पे लिखेंगे 2015 का डेटा। तो 2015 के लिए स्टॉक दिया हुआ है 3,50,000। अब ये हम हमारी सहूलियत से समझे ऐसा लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने 2016 का इस साइड लिखा और 2015 का इस साइड लिखा हुआ है। स्टॉक 3,50,000, देन डेटर्स 1,80,000 और कैश दिया हुआ है 5,15,000। अगर हम इन दोनों की टोटल करेंगे तो ये आएगा 12,20,000।
2015 का आएगा 10,45,000। अब जो हमारा फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ था उस फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट है करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले हमने करंट असेट कैलकुलेट कर ली। अब 2016 की करंट असेट दी हुई है 12,25,000 और 2015 की है 10,45,000। इसके बाद अब देखेंगे कि करंट लायबिलिटीज हमें डायरेक्टली दी हुई है या वो भी हमें वर्किंग नोट के हिसाब से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो एग्जांपल में देखते हैं करंट लायबिलिटीज के तहत अब यहाँ भी हमें बहुत सारे आइटम्स दिए हुए हैं। तो इसमें से सबसे पहले डायरेक्टली अब हम करंट लायबिलिटीज की यहाँ अमाउंट लिख लेते हैं 4,50,000। उसकी वर्किंग नोट बिल्कुल असेट के जैसी आपने बना लेनी है। और दूसरी इधर जो 2015 की है वो है 1,70,000। तो अब यहाँ जो फॉर्मूला था करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी वो हमने सेटिस्फाइड कर दिया। इसका आंसर आएगा 2.7:1 और 2015 का आंसर आएगा 6.1:1। अब यहाँ हमें रेशो का आंसर मिल चुका। अब इन रेशो का आंसर मिलने के बाद जब इंटरप्रिटेशन करना है तो सबसे पहले इन दोनों रेशो का हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। 2015 में रेशो था 6.1:1 और 2016 में रेशो है 2.7:1। मीन्स अगर इन रेशो का कंपैरिजन किया जाए तो वर्किंग कैपिटल की कंडीशन 2015 में 2016 की तुलना में या कंपैरिजन में बेटर थी। तो इसीलिए यहाँ पर हम जो अभी हमने कंपैरिजन में पाया वो ही इंटरप्रिटेशन में लिखेंगे कि करंट रेशो ऑफ 2016 एंड 2015 इज 2.7:1 and 6.1:1 respectively. Therefore, condition is better in 2015 and working capital is very sound in 2015। अब ये हमने यहाँ पर इंटरप्रिटेशन लिख लिया कि जो कंपैरिजन या जो आंसर मिलने के बाद हमने यहाँ कंपैरिजन किया था उस कंपैरिजन के आधार पे हमें यहाँ कंक्लूजन मिला कि वर्किंग कैपिटल की कंडीशन भी साउंड थी। 2015 में जो करंट रेशो है वो भी 2015 का ज्यादा था, इसलिए यहाँ हमने लिख दिया सबसे पहले आंसर कि करंट रेशो ऑफ 2016 and 15 is 2.7:1 and 6.1:1। उसके बाद हमने इंटरप्रिटेशन लिखा कि यहाँ पे इस कंक्लूजन को पाने के बाद हमें क्या नजर आ रहा है। तो ये था हमारा पहला रेशो करंट रेशो। अब इसके बाद ऐसे ही हमें रेशो कैलकुलेट करने हैं और उनका इंटरप्रिटेशन लिखते जाना है। सो सेकंड रेशो हमें पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसके लिए हमें कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है या वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमें एग्जांपल में कैलकुलेट करके दिया हुआ है। तो ग्रॉस प्रॉफिट हमें दिया हुआ है इस एग्जांपल के तहत ग्रॉस प्रॉफिट अब सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है तो 12 लाख। अब यहाँ फिर से 2 साल हमें करने पड़ेंगे 2016 और 2015। तो 2016 का ग्रॉस प्रॉफिट है 12 लाख, ये आपको एग्जांपल में गिवन है, और 2015 का है 8 लाख रुपीज। और नेट सेल्स है 2016 का 30 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 और 2015 का है 24 लाख। कैलकुलेशन के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट थी वो अमाउंट यहाँ लिखने के बाद अब डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर हमें 2016 का ग्रॉस प्रॉफिट मिला 40% और 2015 का ग्रॉस प्रॉफिट है 33%।
40%। तो अब ग्रॉस प्रॉफिट दोनों का मिलने के बाद मीन्स 2016 और 2015 के ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेशन के बाद हम ये बोल सकते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो 2016 में ज्यादा है करके हम यहाँ इंटरप्रिटेशन लिखेंगे। फ्रॉम अबाउ रेशो ग्रॉस प्रॉफिट of 2016 and 2015 is 40% and 33.33% respectively. So gross profit of 2016 is greater than 2015 मीन्स प्रॉफिट का जो अर्निंग कैपेसिटी है वो 2016 के कैलकुलेशन में हमें ज्यादा मिला है। तो 2016 के कैलकुलेशन में हमें ज्यादा मिलने के कारण हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी की पोजीशन ये 2016 में बेटर है। तो इसीलिए यहाँ हम लिखेंगे पोजीशन इज बेटर इन दी ईयर 2016। ये हुआ हमारा सेकंड रेशो का कैलकुलेशन प्लस इंटरप्रिटेशन। इसके बाद अब हमें थर्ड रेशो पूछा है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। थर्ड रेशो जो कैलकुलेट करना है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय पेड अप शेयर कैपिटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय 100। अब फॉर्मूला लिख लिया, फिर से दो इसमें डिवाइड करेंगे 2016 और 2015। अब यहाँ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड हमें डायरेक्ट दिया हुआ है 2016 का है 2 लाख और वहां पे पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है 10 लाख रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 100 और 2015 का है 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100। इन दोनों को अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हमें रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू मिलेगी 20% और 2015 में रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल की वैल्यू मिली 10%। तो अब दोनों वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद या 2016 और 2015 का यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल क्या है, ये रिटर्न किस फॉर्म में होता है, तो ये डिविडेंड के फॉर्म में होता है। इक्विटी शेयर कैपिटल्स को डिविडेंड किस प्रमाण में दिया जा रहा है। तो अब यही हमें यहाँ इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि इस रेशो का कैलकुलेशन करने के बाद फ्रॉम दी अबाउट रेशो calculation it is clear that shareholders will get 20% and 10% dividend in 2016 and 2015। तो 2015 और 2016 में 20% और 10% डिविडेंड शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है। इसीलिए रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल अब 2015 में था 10% और 2016 में हो गया 20%। तो यहाँ क्या हुआ है कंपैरिजन में, क्या हमें कंक्लूजन मिल रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल इंक्रीज हो गया है। तो ये भी हमें यहाँ लिखना पड़ेगा कि रिटर्न ऑन
लायबिलिटीज टू प्रोप्राइटर्स फंड। अब एक्सटर्नल लायबिलिटीज टू प्रोप्राइटर्स फंड का फॉर्मूला यहां है एक्सटर्नल लायबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोप्राइटर्स फंड। अब यहाँ पर एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो है वो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि गिवन नहीं है, मतलब अलग अलग इसमें दी हुई है, इसीलिए वर्किंग नोट बना लिया एक्सटर्नल लायबिलिटीज के लिए। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी में यहाँ हमें दिया हुआ है 6% डिबेंचर, उसके बाद है सन्ड्री क्रेडिटर्स और प्रपोज डिविडेंड। अब यहाँ पे जो तीन कैलकुलेशन या तीन अलग अलग वैल्यूज हमें दी है, बस उनका हमें एडिशन करना है। तो यहाँ पे तीन वैल्यू अब फिर से यहाँ 2016 और 2015 का कैलकुलेशन हम करेंगे। और प्रोप्राइटर्स फंड के लिए जो मैंने आपको वर्किंग नोट दिया था, या जैसे कि स्टेटमेंट या स्टेटमेंट फॉर्म में हमने निकालना सीखा हुआ है, तो उस स्टेटमेंट फॉर्म के पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिटियस असेट। तो जब हम ये कैलकुलेशन करेंगे तो वहां आपको प्रोप्राइटर्स फंड मिल जाएगा। तो ये कैलकुलेशन वर्किंग नोट के तहत आप लोगों को करना है। मैं यहाँ जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है उसका कैलकुलेशन केवल लिखने वाली हूँ। तो 6% डिबेंचर के लिए 2016 में अमाउंट दी हुई है 3 लाख, उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स में है 3,50,000 और प्रपोज डिविडेंड में है 1 लाख, मीन्स यहाँ पर हमें मिला 7,50,000। वही 2015 का देखेंगे तो यहाँ अमाउंट दी हुई है 2 लाख, 1,20,000 और 5,000, 3,25,000। तो फिर से ये वैल्यू अब हमें यहाँ फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगी। तो यहाँ फिर से बाइफरकेट करेंगे 2016 और 2015 के, इसमें फॉर्मूला ऑलरेडी लिख रखा है। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी हमने 2016 की यहाँ पे कैलकुलेट की है 7,50,000 और प्रोप्राइटर्स फंड हमें मिलेगा कैलकुलेशन के बाद 19,75,000। और अगर 2015 की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो है ये 50,000 है, इसीलिए यहाँ वैल्यू मिलेगी 3,70,000। तो 2015 में हमें एक्सटर्नल लायबिलिटी मिली 3,70,000 और जो प्रोप्राइटर्स फंड है वो है 19,75,000। इसका कैलकुलेशन करने के बाद आंसर मिलेगा 0.38:1 और यहाँ मिलेगा 0.19:1। अब यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद भी हम देख पा रहे हैं कि 2016 का जो रेशो का कैलकुलेशन करने के बाद आंसर मिला है वो हमें ज्यादा मिला है, इसीलिए यहाँ लिखेंगे कि एक्सटर्नल लायबिलिटी जो है वो 2016 में इंक्रीज हुई है। यही हमारे इस रेशो का इंटरप्रिटेशन होगा कि एक्सटर्नल लायबिलिटी इंक्रीज इन ईयर 2016। तो ये आज का हमारा रेशो का जो मतलब